नमस्कार, माखड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज का दिन एक चॉपी सेशन कह सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपायरी का दिन। और भारतीय बाजारों में क्यूज नेगेटिव साइड पे थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे, जिसकी तर्ज पे अनुमान था कि डीप कट मार्केट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन कल सेकेंड हाफ में नैस्डैक की रिकवरी और सुबह एसजीएक्स निफ्टी की रिकवरी, इन दोनों के दम पर इंडेक्स की शुरुआत फ्लैट हुई और धीरे धीरे बिकवाली बढ़ी। एक समय पर 16,850 को इंडेक्स ने हिट किया, जो कि आज का क्रूशियल जोन भी था, क्योंकि वहीं से ही अनुमान था कि बाजार शायद घूमेगा। और वहाँ से एक रिकवरी आई, इंडेक्स ने एकाएक रिकवरी दिखाई, 17,000 के ऊपर गया, 17,070 तक भी गया। फिर पूरे दिन वॉलेटिलिटी रही, 20 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे। इसके बीच में इंडेक्स घूमता घूमता, लेकिन लास्ट आवर तक आते आते थोड़ी बहुत बाइंग, और बाइंग के बीच में मिड कैप में बाइंग, स्मॉल कैप में बाइंग। एनर्जी शेयर आज जोरदार तेजी में, ऑब्वियसली बात है, क्रूड का फॉल इम्पैक्ट कर गया तमाम ओएमसीज के लिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी अच्छी तेजी में। इसके अलावा आज पेंट शेयरों में दोबारा खरीदारी, तो एशियन पेंट जैसे दिग्गज शेयर आज फिर बढ़िया तेजी में रहे। इसके अलावा आज सेलेक्टिव रियल स्टेट स्पेस में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही थी, सेलेक्टिव मिड कैप, स्मॉल कैप में खरीदारी थी। कैश मार्केट के शेयरों में आपको मूव दिखाई पड़ेगा, निफ्टी बैंक के शेयरों में मूव दिखाई पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा कोई फायरवर्क नहीं था, बहुत बड़ा कोई डैमेज नहीं था, कोई सीवियर कट नहीं था। लेकिन एक सीवियर वॉलेटिलिटी आज मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिली। सॉन्ग तेज़ी के, सॉन्ग मंदी के दोनों दिखा दिए। तो ट्रेडर्स डिलाइट इसे कहते हैं आमतौर पे, जहाँ पे लॉन्ग करने वाले, शॉर्ट करने वाले दोनों के लिए अच्छी ट्रिगर रहता है। लेकिन ऑप्शंस राइटर्स के लिए दोनों तरफ नुकसान होता है। कॉल राइटिंग वाले और पुट राइटिंग वाले दोनों की प्रीमियम को बाजार खाता है। सो अलग अलग तरीके से मार्केट आप देख सकते हो, और ट्रेडर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए डिलाइट चल ही रहा है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बाजार में इतनी अच्छी करेक्शन है कि आपको बढ़िया शेयर मिल ही रहे हैं साल के लोस के आसपास। अगर आपका एपेटाइट अलाउ करता है, अगर आपके पास पूंजी है निवेश लायक, और अगर आपके एसआईपी में दम है, आप एसआईपी कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो इस तरह से आप देख सकते हो मार्केट को। 2.5% नीचे आज रहा मेटल इंडेक्स, जहाँ पर सीवियर कट था, क्योंकि वो मेटल के प्राइसेस टूटे तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला। और फार्मा में एक और ऐसा दिन जबकि बाइंग देखने को मिली। वैसे भी सब्सटेंशियली फॉल ये पूरा स्पेस दिखा चुका है, तो सब्सटेंशियल फॉल के बाद बाइंग है। न्यूज़ फ्लोज में आज मदरसन में ब्लॉक डील था, 10% टूटा वो शेयर, 3-3.5% इक्विटी सुमितोमो ने बेची है उसमें अपनी। इसके अलावा पतंजलि, जहाँ पर अनुमान भी लगाया जा रहा था कि 6-7% जो प्रमोटरी इक्विटी कभी ना कभी बिकनी है, वो बिकी नहीं, लेकिन फ्रीज ज़रूर हो गई। फ्रीज होने की वजह से आज शेयर टूटता हुआ दिखाई पड़ा। लाइकवाइज आज अदानी समूह के शेयरों में मिला जुला सा रुझान था, कभी फ्लैट, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। और रियल्टी में बाइंग, पीएससी इंडेक्स में बाइंग, फार्मा में बाइंग, कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी में कामकाज कर रहे थे, जिनके लिए क्रूड एज ए डेरिवेटिव था, उनके लिए एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे बाजार में आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। अब शुरुआत करता हूँ कुछ सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहला सवाल अपने साथ शामिल कर लेता हूँ जो मेरे पास आया है। ओके, न्यू एंट्री फॉर एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प एंड सीडीएसएल। सर, एशियन पेंट तो ऑलरेडी आप वो समय गवा चुके हो जब वो 2500 के आसपास आया था, जब पैनिक एट पीक था, तब वो थोड़ी बहुत तेज़ी आ चुकी है। तो अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है और अगर आपकी पोजीशन से नीचे है शेयर, तो आप ज़रूर एंटर कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए साल का लो, अब इससे नीचे क्या मिलेगा, और नया साल का लो हिट करेगा तो आप वहाँ भी एंटर कर जाना। बट द प्रॉब्लम इज़, आप ये मत सोचना कि कोई भी पोजीशन को आउट राइटली उतरना है। कोई भी कभी भी पोजीशन आउट राइटली नहीं उतरी जाती, थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही बाजार जो होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए होते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि शायद 1.5 साल 2 साल से इंडेक्स में रिटर्न नहीं आया, तो ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5-2 साल में बहुत सारे शेयर चले भी हैं, और ऑब्वियसली बात है 15 से 20% बाजार को रिटर्न देना है। 50% दे चुका है, तो 2 बार में एडजस्ट तो करेगा ही ना, 2 साल में 15 से 20% हो जाएगा वापस। सो रिटर्न तो वही आना है, आ जाएगा, नहीं तो कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा, लेकिन आना उतना ही है। सो आप कॉल ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और रही बात बाकी दो नामों में से, तो हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट बजाज ऑटो एक बार को प्रेफरेबल चॉइस रहेगी कि इस सिचुएशन में जब बाजार बहुत नीचे आता है तो उनकी यील्ड बेटर हो जाती है, जो डिविडेंड ज़्यादा पे करती है उनकी, तो उनकी डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स को आप प्रेफर करो या पिक करो, ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कम डिविडेंड वाली कंपनियों का। तो आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा और ग्रोथ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। तो उनको भी आप देख सकते हो मिक्स ब्लेंड के लिए, कुछ ग्रोथ स्टॉक, कुछ डिविडेंड स्टॉक। तो उसमें अगर आप चाहो तो एक बार को बजाज ऑटो को भी देख सकते हो, अदर देन हीरो मोटोकॉर्प। इसके अलावा, हाउ मच % कैश शुड बी डिप्लॉयड एट करंट लेवल टू बाय द डिप, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन, दीक्षित साहब, आपके एपेटाइट पर। अब मान लीजिए आपका 100 रुपये का एपेटाइट था और आप 20 रुपये डिप्लॉयड थे, तो आपके पास 80 बचा है, तो 80 का 20 मतलब नेक्स्ट 20 या 80 का 1/4 हिस्सा आप डालने के लिए अब तैयार हो।
वर्स्ट केस के लिए 20 रखना होता है और 20 तो अपने पास कैश रखना ही होता है हमेशा। कभी पूरा पोर्टफोलियो 100% नहीं हो सकता आपका जिसमें आप पूरा का पूरा 100% डिप्लॉय कर दो, इम्पॉसिबल है, ये कभी मत करना। हमेशा 20% कैश रखना। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ये सिचुएशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इमरजेंसी। कभी ज़रूरत पड़ गई कुछ लाइफ में तो आप शेयर थोड़ा ना बेचोगे या शेयर बेचने का वेट थोड़ा ना करोगे, वो 20% कैश निकाल के यूज़ कर लेना। लेकिन अदरवाइज़ आपके पूरे पोर्टफोलियो का 4 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 1 लाख या ले चुके हो या 4 लाख ले रखा है, 4 लाख और है आपके पास लगाने के लिए, तो उसका 1 लाख अभी लगा सकते हो, 1.5 लाख लगा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं कुछ अच्छी क्वालिटी के शेयर मिल रहे हैं, अभी 2 लाख भी लगा सकते हो। सब कुछ देखिए, ये कोई ऐसा फिक्स्ड रेट नहीं है, फिक्स कोई तरीका नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। सबकी अपनी परेशानियों के हिसाब से, सबकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, सबके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो निवेश करते हैं। कल ही किसी से एक मजाक में बात हुई थी, बाज़ार का जानकार था, तो उनसे मैंने पूछा था ये बात कि कितना बाज़ार में अभी रिस्क लग रहा है, क्या पैसा डालना चाहिए। तो उसी ने बोला था कि नमक स्वादानुसार और बाज़ार में मुनाफा रिस्क अनुसार, ऐसा ही होता है। तो आप अपने हिसाब से रिस्क लोगे, अपने हिसाब से मुनाफा लोगे। तो आप एपेटाइट देखो अपना, आप कितना झेल सकते हो, उसके हिसाब से आप डालो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई डर नहीं है, रिलायंस बंद नहीं हो रही, HDFC बैंक बंद नहीं हो रहा, TCS बंद नहीं हो रहे, इन्फोसिस बंद नहीं हो रहे, एशियन पेंट बंद नहीं हो रहे, तो आप एंटर कर जाओ। इसी चैट लाइन पर जब मैं यूट्यूब में वीडियो देखता था या अपनी वीडियो के नीचे कमेंट आते थे कि एशियन पेंट लेने लायक नहीं बचा है, ख़त्म हो जाएगी कंपनी। कहाँ गया एशियन पेंट का ख़त्म होना? 2 दिन के अंदर ही 7% चल गया। या कहाँ गए वो BPCL HPCL के मोमेंटम। सो मार्केट में हमेशा रिवॉर्ड आता है इफ़ यू गो फॉर रिस्क। तो कुछ दिन रुकिए, फार्मा वैसे दिखाई पड़ेगा चलता हुआ, कुछ दिन बाद IT वैसे दिखाई पड़ेगा चलता हुआ। लाइकवाइज टाइम ले सकता है, उनकी अपनी इश्यूज़ कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन आपको बस ये लगता है कि उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लो कि नीचे मिल जाए शेयर तो मैं दोबारा ख़रीद लूँ, ऊपर बेच दूँ। तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आप टॉप पर बेच भी गए और आप बॉटम में ले भी गए। ये प्रोबेबिलिटी में आप कितना सटीक बैठते हो हर बार, इसकी इम्पॉसिबल ही दिखती है। तो क्योंकि आज तक तो ऐसा मिला नहीं कोई जैसा कर पाए। सो बेटर है थोड़ा थोड़ा लेते रहो, फॉल मिल रहा है, आराम से शेयर लो। FI share holding in TCS is 13% and in Infosys 36% approximately. Will TCS fall lesser than Infosys if global crisis intensify and FI sells more? अनिल सर देखिए, FIs की होल्डिंग TCS में इसलिए कम है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है। वहाँ 68% प्रमोटर की होल्डिंग है और 68 है 48% प्रमोटर होल्डिंग है, वो मैं दोबारा क्रॉस चेक कर दूँगा, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग वहाँ बहुत ज़्यादा है। इन्फोसिस में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। 5 पार्टनर से शुरू की हुई कंपनी थी, 5 पार्टनर के पास अब 1.5% स्टेक बचा है, तो मोल 7-8% प्रमोटर का होल्डिंग है। बाकी सारा होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस के पास है, जिसमें LICs हैं, जिसमें बैंक्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं। सो अब रही बात, अगर FIs की सेलिंग इंटेंसिफाई होती है तो वो TCS इन्फोसिस नहीं बेचेंगे। FIs की सेलिंग इंटेंसिफाई होती है तो वो उन शेयरों को बेचेंगे जो कि मिड कैप में उनके पास है। लार्ज कैप के एसेट में HDFC बैंक आर FIs डिलाइट, या DV स्लैब वॉज FIs डिलाइट, या बजाज फाइनेंस इज FIs डिलाइट। इनको पहले बेचा जाता है इंस्टेड ऑफ IT। और IT को टूटने की वजह FIs नहीं है, IT की टूटने की वजह अमेरिकन मंदी है। अगर मान लीजिए US में प्रॉब्लम आ रहा है, क्राइसिस है, SVB का फॉल आउट होता है, तो SVB के फॉल आउट की वजह से वो बैंक्स जो कि IT कंपनीज जो कि SVB को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी, उनमें टर्मोइल आएगा। और वो अगर स्प्रेड आउट होता है पूरे UK और पूरे US में, तो जितनी कंपनियां, जितने IT कंपनियां उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हर IT कंपनी का 60% हिस्सा US और 20 से 22% हिस्सा यूरोप से आता है, मोटा मोटा। कुछ का अलग अलग केस होता है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि करीब 70 से 80% हिस्सा इन दोनों इकोनॉमीज से आता है। तो वहाँ कोई भी टर्मोइल आएगा तो इनके इम्पैक्ट आएगा इनके रेवेन्यूज़ के ऊपर। बट ये इम्पैक्ट को ये लोग मिटिगेट करना हमसे बेहतर जानते हैं। आप TCS की मैनेजमेंट को नहीं बता सकते ना कि US में मंदी है, उनको हमसे पहले पता है और हमसे ज़्यादा पता है। तो हम उनके प्राइस को देख के उनकी मंदी को असरटेन कर रहे हैं, प्रॉफिट को देख के नहीं। अब उनके प्रॉफिट को देख के मंदी असरटेन करने लग गए तो बात अलग है, लेकिन अगर प्राइस को देख के कर रहे हैं तो मत समझ करिए, क्योंकि EPS 2 क्वार्टर में बढ़कर आ गई तो प्राइस अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। आप प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट करिए, प्राइस देख के नहीं। प्राइस देख के ट्रेडर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस और प्रॉफिट देख के इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर हैं तो प्राइस, प्रॉफिट, फंडामेंटल। ट्रेडर हैं तो आपके लिए सिर्फ प्राइस ही आपके लिए रिलेवेंट है। उसमें तो ये भी मतलब नहीं पड़ता। कितने ट्रेडरों को मैं जानता हूँ जिनको ये भी नहीं पता होता कि रिलायंस करती क्या है। उनको रिलायंस का भाव देखने लगता है वो ले लेते हैं, बेचने लगता है बेच देते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं पड़ता इस चीज़ से ये कंपनी क्या करती है। सो एक चीज़ ही बनेंगे आप
इन्वेस्टर बन गए तो फिर आप ट्रेडर की तरह मत सोचिए, और ट्रेडर हैं अगर तो आप इन्वेस्टर वाले भाव या फंडामेंटल मत जाइए। फिर आप भाव देखिए, स्टॉप लॉस देखिए, पोजीशन ट्रिगर हुई निकल जाइए, आपको ही कॉल लेना उसके हिसाब से। बट ये दोनों चीज़ों में एफआईएस का होल्डिंग ज़्यादा इसलिए दिखता है कि वहाँ प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, और प्रमोटर का होल्डिंग क्योंकि टीसीएस इज ओन्ड बाय टाटा सन्स, इन्फोसिस ओन्ड बाय मेजर फंड्स एंड इंस्टीट्यूशन कंपनीज, सो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना। इन दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं है सो फार। मदरसन सुमी पर व्यू, सौरभ सर एक ही व्यू पहले भी था और आज भी है कि बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, बहुत ही ज़्यादा चला हुआ शेयर है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, क्योंकि 13 बोनस और 2 स्प्लिट ये दे चुका है अब तक। 1993 में इसका आईपीओ आया था, तब से लेके अब तक, यानी करीब 10,000 रुपया इन्वेस्टेड इज समवेयर अराउंड 200-300 करोड़ रुपए। तो इस तरह की तेज़ी के बाद आज अगर आप इसको फिजल आउट होते हुए देख रहे हैं, टूटते हुए देख भी रहे हैं, तो कोई हैरत नहीं होगी, कोई इतना बड़ा मतलब इशू नहीं है। बस एक ही चीज़ है जो मुझे हमेशा एस्टॉनिश करती है इस कंपनी के साथ, कि इस तरह की इक्विटी डाइल्यूशन को ये हमेशा से एडजस्ट करते आ रहे हैं। एज इन नए एक्विजिशन कर लेते हैं, ईपीएस बढ़ जाती है, बाजार सपोर्ट कर देता है। सो ये सालों से हो रहा है, तो मे बी अभी भी सपोर्ट कर जाए, बट मतलब इस तरह की तेज़ी के बाद उस तरह की तेज़ी एक्सपेक्ट करना वापस, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए ना, कोई बड़ी तेज़ी दिखा चुका है कोई स्टॉक, और वो उसके बाद वहाँ से मल्टीपल बैगर बन चुका है 10,000 टाइम्स या 20,000 टाइम्स या 1 लाख टाइम्स, और उसके बाद आप उससे 1 लाख टाइम्स होने की उम्मीद रखें, ये गलत होगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिएगा। यहाँ पर कोई भी मोमेंटम मिलता रहा, पैसा बनता रहा, निकलते रहिए, ज़्यादा बेटर है। कैन वी सी रीबाउंस इन आईएक्स इन अपकमिंग समर सीजन, व्हाट टू डू इन पतंजलि? नहीं सर, पहली चीज़ आईएक्स के केस में बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, तो चांस तो है कि चलना चाहिए। मतलब ये तो मान सकते हो कि आप चलना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन टूटना कम चाहिए यहाँ से, इसकी प्रोबेबिलिटी तो दिख रही है। सो आप एक बार को बने रह सकते हो। रही बात पतंजलि में, एक इंटरेस्टिंग इवेंट्स की सीरीज़ है। पहला, इनको दिसंबर तक अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग जो इनके प्रमोटर की 81% है, उसे घटा के 75% करनी है। सिवाय सरकारी कंपनियों के सबको ये नियमों का मानना होता है, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता कि 75% प्रमोटर की होल्डिंग लानी होती है। तो पतंजलि के पास दिसंबर तक का टाइम था, उन्होंने नहीं किया तो पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी कोई पे कर रहे होंगे। तो एक्सचेंज ने उनकी एडिशनल जो होल्डिंग थी 7% की, उसे फ्रीज कर लिया। अब उनको हर हाल में उसको छुड़वाने के लिए ओएफएस लाना पड़ेगा। तो कंपनी ने बात मेंशन करी कि ओएफएस से विचार कर रहे हैं, करेंगे। अभी कुछ देर पहले, 10-15 मिनट पहले एक बयान आया जो बाबा रामदेव की तरफ से था कि वो अप्रैल में एक ओएफएस ला सकते हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। ये अभी हालांकि पुख्ता नहीं हुई, लेकिन खबर आ गई है। सो इस तरह के न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, इसका मतलब ओएफएस आएगा, और जैसे ही ओएफएस आएगा प्रीमियम पे ही आना चाहिए, वरना पुराने पे कौन ओएफएस लेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से तो बने रहिए। 880 क्रूशल स्टॉप लॉस है, 860 मान लीजिए, चलिए क्रूशल स्टॉप है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान फूड्स, मास्टर ये फंसे नहीं है उसमें आप, क्योंकि ये लो वॉल्यूम स्टॉक है और मतलब कंपनी अच्छी है, आउटसोर्स प्रोडक्ट बनाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर या एफएमसीजी प्रॉक्टर, इन सब के लिए आउटसोर्स प्रोडक्ट्स बनाती है। 2 कंपनी अच्छी है, लेकिन एक तरफ से चला था, उसमें बोनस भी आया शायद एक, और दूसरी तरफ ये लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। ऑप्टिमिस्टिक स्टांस ही रहेगा, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। आई डेली फार्मा स्टॉक्स एवरेज करता हूँ, डेली गिर रहा है। आई हैव डिविस, बायो, रेड्डी, ग्लैंड, फाइजर, सनोफी, जाइडस। लॉन्ग टर्म के लिए डिविस, रेड्डी, फाइजर, सनोफी, ग्लैंड, इनको आप होल्ड कर सकते हो। जाइडस भी ठीक है, बायोकॉन भी ठीक है। कंपनियां कोई भी खराब नहीं चुनी आपने, बस वो भाव थोड़े ऊपर नीचे, और मेरे ख्याल से डिविस, ग्लैंड तो नीचे नहीं है, ग्लैंड तो 2 दिन में 1300, 1200, 1250 आ गया। और रही बात डिविस की, डिविस भी 2 दिन में चला है, आज भी चला था, कल भी चला है। सर देखिए, फार्मास्यूटिकल की स्टोरी वैसे भी लॉन्ग टर्म होती है, वो एक दिन की स्टोरी नहीं बन सकती, क्योंकि फार्मा एक ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करता है जिनमें सालों तक रिसर्च चलती है, उसके बाद उनके प्रोडक्ट आते हैं, उनकी कितने तक डिमांड रहती है पता नहीं। कोविड की दवाइयों में इतनी मेहनत लगी, इतना सब कुछ हुआ, गायब हो गई दवाइयाँ। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है, और R&D पे मेजर खर्च होता है इनका। बायोकॉन जैसी कंपनियां मेजर थ्रस्ट होता है इनका R&D पे। कुछ तो इनकी लीडर्स होते हैं, सनोफी एंड एबट टाइप के, तो वो तो जेनरिक को सप्लाई करते हैं और फिर उसकी फीस पे काम करते हैं। सो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोफाइलिंग होती है।
आपको ये देखना होगा आपको कॉल कैसा लेना चाह रहे हो, बट कंपनी क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। सो आप टाइम दे सकते हो तो बने रहो, लॉन्ग टर्म स्टोरी है तो एटलीस्ट आपको कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा यहाँ पर। ओके, और कहना है एवरेज सिप्ला, इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक, डी मार्ट, सारी क्वालिटी है। मतलब सिद्धार्थ सर, सिप्ला भी, इन्फोसिस भी, रिलायंस भी, HDFC बैंक भी एंड डी मार्ट भी, आप पांचों में एवरेज कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करना। आज सुबह ही वो गौरांग सर से बात हो रही तो उन्होंने भी ये बात मेंशन करी कि आपकी जो भी एपेटाइट हो, 100 रुपये अगर आपकी एपेटाइट है तो 20 रुपये यहाँ डिप्लॉय कर सकते हो। रिलायंस को तो उन्होंने कहा था कि 10 का मतलब सवाल ये था कि 10 शेयर हैं और कितने ले सकता हूँ, तो उन्होंने डबल कहा कि 20 ले लीजिए। ये गौरांग सर का व्यू है, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये चैनल का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। लेकिन बेटर यही है कि आप इस तरह ही कंपनियों में जो भी क्वालिटी आपने, सारे नाम लिए, सब क्वालिटी हैं और आप सब में एवरेज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट एवरेज का क्वांटम वुड बी अ बिट लेस साइड पर, ताकि जो आपकी कॉस्ट है वो नीचे की तरफ आराम से आती रहे। बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा प्रोबेबिलिटी अभी पता नहीं, नीचे जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी पता नहीं, लेकिन दोनों ही केसेस में आप इसके लिए तैयार रहो कि यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो आप और एवरेज करने की सिचुएशन में रहो। इसीलिए आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉल लेना। खाली तेज़ी ही मत सोचा करो, मंदी आए तो आपके पास पोजीशन हो और ऐड करने की, इसके एपेटाइट बनाना, आराम से ऐड करना, कोई जल्दी नहीं है। बाजार पहले भी था और बाद में भी रहेगा, बट क्वालिटी जिनको आपने चेक किया है वो क्वालिटी ठीक है। प्लीज़ अरेंज टॉप टू बॉटम, बिरला सॉफ्ट, जेंसार, न्यूजन। हे भगवान, इनमें सिर्फ जेंसार एंड बिरला सॉफ्ट, न्यूजन को तो रखूंगा ही नहीं, और उनमें भी आप दो हैं तो कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, बट दोनों मोमेंटम है, दोनों मिड कैप है, तो ज़रा ध्यान संभल के कॉल लीजिएगा। और मुझे ये नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो में आईटी में लार्ज कैप है कि नहीं है, लेकिन अगर लार्ज कैप नहीं है और सिर्फ यही है तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास लार्ज कैप है तो आप एक बार को इन दोनों में पोजीशन ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर 222-235 के जोन्स पे बिरला सॉफ्ट, जेंसार, जितना ज़्यादा करीब मिले उसके उतना अच्छा। और बिरला सॉफ्ट दूसरा नाम, जो भी आप मोमेंटम के लिए प्ले करोगे। लॉन्ग टर्म के लिए बिरला सॉफ्ट बड़ी तेज़ी दिखा चुका है और जेंसार काफ़ी टूटा हुआ है, तो एक बार को जेंसार में प्रोबेबिलिटी है थोड़ा चलने की। देवयानी, शुड आई बुक लॉस? कौशिक सर, मेरा एक ही सजेशन होता है कि अनटिल आपने कभी भी इस कंपनी में पैसा डाला होगा तो या तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए डाला होगा, इन्वेस्टर हो तो। ट्रेडर हो तो 1 महीना, 2 महीने के लिए डाला होगा। ट्रेडर हो तो आपने स्टॉप लॉस रखा होगा। नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप एवरेज करने के एपेटाइट रखते होंगे। और दोनों ही केसेस में अगर आप लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आपने पैसा अपना ही डाला होगा, तो अपना पैसा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो एंटर करने कोई दिक्कत नहीं है बने रहने में। कंपनी लॉस मेकिंग है और अपना पैसा भी है तो आप निकल सकते हो। सो फार देवयानी शायद प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट आया था, तो अभी तो आप बने रहो। वो बात अलग है कि IPO का ओवर हैंग है, 1 आध साल रहेगा भी है, लेकिन ठीक है, आप लॉस मत बुक करो एटलीस्ट। इस सिचुएशन में अगर आपने अपना पैसा डाला है बाजार में और आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में और किसी बड़ी कंपनी में हो जिनका नाम आप अच्छे से सुनते हो, जानते हो, तो उसमें लॉस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली आप देख चुके हो। आपको लगता है कि यहाँ बेच के आप नीचे ले लोगे, तो क्या भरोसा कि आप नीचे ले पाओगे या नहीं। रिलायंस को आज लेने में लोग सोच रहे हैं इस तरह के फॉल के बाद, तो आप खुद ही सोचो कि क्या ही हालत होगी जब और नीचे आएगा। मान लो कल रिलायंस 1500 आ गया तो आप तो और घबराओगे। सो वो तो पीक पर जाएगा जब फियर, तभी ये शेयरों के दाम ऐसे मिलेंगे, तो वो पीक झेलना भी तो सबके बस की बात नहीं है ना। सो इसीलिए आप ऐसा कुछ मत करो, आराम से रहो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बाजार में, तो आप ये कर सकते हो कि निफ्टी ETF, IT ETF, बैंक निफ्टी ETF या IT म्यूचुअल फंड्स, इनको आप ले सकते हो। और आप अपने SIPs के साइज़ अब डबल कर सकते हो, SIPs के साइज़ बढ़ा सकते हो ईच टाइम इंडेक्स का फॉल। मान लीजिए आपने इंडेक्स 18,000 पे लिया था और इंडेक्स आज 16,000 आ रहा है, तो आपके इंडेक्स में करीब 10% का फॉल आ चुका है, तो अपनी SIP को आप 10% बढ़ा सकते हो। ईच टाइम SIP में जो फॉल बढ़ रहा है उतने % आप अपनी SIPs को और इंक्रीज़ कर सकते हो। एक अच्छा कैलकुलेशन हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म होराइजन को देख के। म्यूचुअल फंड की SIP हो या शेयरों की SIP हो, इस कैलकुलेशन के थ्रू आप जा सकते हो। एक कैलकुलेशन का हिस्सा ये हो सकता है, लेकिन ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सनल कैपेसिटीज़ एंड पर्सनल रिस्क एपेटाइट एंड पर्सनल गोल। सब कुछ सर सबका पर्सनल है। आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको शादी करनी है, बच्चों की फ्यूचर सेट करना है, करोड़पति बनना है, सबका जो भी फ्यूचर वो होगा एपेटाइट या रिस्क या गोल, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। लास्टली जुबिलेंट इनग्रेविया में ले सकते हैं पोजीशन, क्योंकि ये मास्टर एक रिसेंटली मीट हुई थी, उसमें PL की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, उसमें इन्होंने लॉन्ग साइड पे बोला है, कहा कि इसका अगले साल से सिचुएशन बेटर साइड पे होना चाहिए कंपेरेटिवली इस साल के।
तो आप अगर समय दे सकते हो तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। जुबलेंट इंग्रेविया की मैं बात कर रहा हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज 50 शेयर 1315, IIFL सिक्योरिटी 100। दोनों में सर आदित्य जी दोनों ही बहुत तेज़ी के शेयर हैं। गोदरेज में आप बने रह सकते हो और प्रॉफिट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और IIFL में मोमेंटम मिले, तेज़ी मिले, निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। एक शीट अभी मैं शेयर करने वाला हूँ, मैं बना के ही आया हूँ। उसमें क्या रहेगा कि जो शेयर हाई से टूटे हैं वो कंपनियां जो कि मोनोपोली जैसी ओन करती हैं या डोमिनेंट प्लेयर है अपने अपने बिजनेस में, उनके शेयर कितने टूटे हैं और उनके वैल्यूएशन पीक से कितने फिसल चुके हैं। अच्छे नाम हैं, उनको भी आप देख सकते हो। आपके बहुत सारे सवाल उसी में मिल जाएंगे आपको। HDFC लाइफ, HDFC AMC। HDFC लाइफ से बेटर HDFC लाइफ बेटर है HDFC AMC, लेकिन AMC भी बहुत टूटा हुआ है। तो आप दोनों ही देख सकते हो। एवरेज करने लायक तो लग रहे हैं AMC भी और लाइफ भी, बट थोड़ा होराइजन बढ़ाना पड़ सकता है। बट AMC से बेटर सो फार लाइफ दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा टूटा लाइफ है। ओके, SBI, अमित सर आराम से, यू कैन बाय, यू कैन होल्ड, यू कैन एक्यूमुलेट, वट एवर कॉल यू हैव, यू कैन अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल ऑन दिस। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज मैं बातचीत नहीं कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब मुलाकात होगी कल शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। और फिर वही बात, अगर बाजार टूट रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते हो तो गो फॉर निफ्टी ETF, किसी भी म्यूचुअल फंड में, IT ETF, बैंकिंग ETF, इनके अंदर आप निवेश जरूर कर सकते हैं। आप मेरे से जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। नमस्कार।